दोस्तों नमस्कार। साइंस टेक की नए सेशन में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, जो पहली बार देख रहे हैं, उसको बता दूं कि दोस्त हमने साइंस टेक और आईआर को यहाँ पे डिस्कशन किया है काफ़ी अच्छे तरीके से, जिसमें आईआर को हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप आईआर को देख सकते हैं और साइंस टेक के जो भी सेक्शन है पहले वाले उसको भी देख सकते हैं। साइंस टेक में ये हमारा 5वां सेशन है। आपको पता है कि आईआर और साइंस टेक को मिला देते हैं तो प्रीलिम्स में लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास देखे जाते हैं। साथ ही साथ जो लोग इसको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उसको बता दूं कि जो भी हमारे जैसे नेशनल हो गए या जो मिसलेनियस टाइप के प्रश्न बनते हैं, जैसे अवार्ड हो गए, इंडेक्स हो गए, रैंकिंग हो गए, रिपोर्ट हो गए, तो वो जब हमारा लास्ट होगा, जैसे कि आप लोग को बताया है कि इनके अलावा आप एसपीडी जरूर पढ़ें। एसपीडी में ये सारी चीज़ काफ़ी अच्छे से दिया रहता है। जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार वगैरह होता है सब वहाँ आपको वहाँ से कवर हो जाएगा। तो इसके साथ साथ उनको आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन लास्ट मंथ में पढ़िए। जैसे कि 17 नवंबर को हमारा वो है, तो नवंबर में जो आएगा तो 1 या 2 तारीख का स्पीड आ जाता है। तो अगर इतना आपका कंप्लीट होगा तो वो 5 से 6 दिनों में आपको उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, वहाँ केवल आप उसको उतना ही तक रखिए जिसमें आपको एक्सटर्नल एक्स्ट्रा चीज़ें वाली चीज़ें है। उसके पहले जो मंथ वाइज है वो उसको आप पहले ही कर लेंगे इस महीने का लाकर, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। पहला आर्टिकल हमारा है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड के बारे में। जानते हैं ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि ये व्यावसायिक रूप से इसके जो बीज है उसकी मापदंड को ये पूरा नहीं कर पाए हैं और इसीलिए चर्चा में बना हुआ है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जो है इसको DMH11 के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये याद रखना है, सीधे पूछ दिया जाएगा कि DMH11 क्या है, तो इसका संबंध मस्टर्ड से है, सरसों से है, ये आपको याद रखना है। बीज के लिए जो मापदंड होता है उसके लिए इसमें 1000 बीजों में से 3.5 ग्राम इसमें पाया गया है, जबकि इसमें 45 ग्राम होने चाहिए, तब इसके मापदंड को ये बीज के लिए पूरा हो सकता था, जबकि ऐसा इसमें नहीं पाया गया है। तो ये मापदंड भी आपको याद रखना है। DMH11 क्या है ये भी याद रखना है। DMH11 को दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा डेवलप किया गया था, ये आपको याद रखना। सीधे यहाँ ये ऑप्शन बनाया जा सकता है किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। DMH11 जो है वो दो किस्म से मिलकर बना हुआ है, एक है वरुणा और दूसरा है अर्ली हीरा 2। ये दो याद रखिएगा, ये दो भी पूछा जा सकता है। ये प्राकृतिक रूप से ये नहीं बनाया गया था। ये इस बीज का विकास जो है मृदा में पाए जाने वाले दो जीवाणु बार्नेज और बार स्टार के जीन का इस्तेमाल करके बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। जो दो जीवाणु है ये इसके मिलाकर ये इसको बनाया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। DMH के लिए पर्यावरण मंजूरी दिया गया था। तो अभी ये बीज के संदर्भ में इसका जो प्रमाण है, मापदंड है, वो खत्म हो गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है सभी दृष्टिकोण में। वर्तमान में बीटी कपासी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और 2002 में भारत सरकार ने व्यावसायिक खेती के लिए इसको मंजूरी प्रदान की थी। GEAC भारत में जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित शीर्ष स्तर की एक विनियामक संस्था है और यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित है। यह एक सांविधिक निकाय है, ये याद रखिएगा। सीधे पूछा जा सकता है कि ये कानूनी है या संवैधानिक है या सांविधिक निकाय है, तो आपको सांविधिक निकाय याद रखना है। ये क्या करता है यह समिति आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पादों और जीवों को रिलीज करने के संदर्भ में प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है। इस तरह के GM जो भी क्रॉप्स होते हैं उसके लिए जो प्रस्ताव दिए जाते हैं कि इसको प्रमाण देना चाहिए या नहीं, तो उन्हीं चीज़ों का मूल्यांकन ये समिति करता है। तो आपको ये याद रखना है, ये एक सांविधिक निकाय है और ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगला आर्टिकल हमारा है कार टी सेल थेरेपी, जिसका नाम दिया गया है नेक्सकार 19। क्या होता है ये? कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? इसका संबंध ब्लड कैंसर से है, ये आपको याद रखना है। ये एक तरह से ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है जिसमें रोगी के सेल को फिर से संशोधित करके वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। नेक्सकार 19 जो है इसको स्वदेशी रूप से विकसित पहली मानवकृत CD19 लक्षित कार टी सेल थेरेपी होगी। ये स्वदेशी निर्मित है, ये आपको याद रखना है। कार टी सेल थेरेपी के तहत क्या होता है, इसको जानने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए। इसके अलावे भी जो ब्लड कैंसर होते हैं उसके उपचार के लिए कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का उपयोग होता है। इसके तहत क्या होता है कि जो इंजेक्शन होता है या मौखिक दवा होता है, टीका जिसको बोलते हैं, उसको इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन उसके विपरीत कार टी सेल थेरेपी के तहत क्या होता है कि
जो पेशेंट होते हैं उनकी कोशिकाओं का ही उपयोग इसमें किया जाता है और पेशेंट के ही जो सेल होते हैं उसी को संशोधित करके उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाता है। जो ब्लड कैंसर है वो आप देख लीजिए, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ल्यूकेमा जो डब्ल्यूबीसी में होता है, और एक होता है लिम्फोमा, वो क्या होता है, लसिका प्रणाली में उत्पन्न होता है। सीधे यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि ल्यूकोमा का संबंध किससे है और लिम्फोमा का संबंध किससे है, दोनों का या तो स्टेटमेंट बना देगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है कार-टी सेल थेरेपी के बारे में। इसके बाद आप ये देख लीजिए, ये अक्टूबर मंथ है। अक्टूबर मंथ को पिंक अक्टूबर के नाम से भी जाना जाता है। एक अवेयरनेस पहल है ये, जिसमें कि जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनके रोकथाम या उसके अवेयरनेस के लिए पहल किया गया है। जो डेटा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसमें देखेंगे कि 8 में से 1 जो महिला है वो अभी वर्तमान में ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावी होता है, और इसी के अवेयरनेस के लिए इन चीज़ों का जो पिंक अक्टूबर का नाम दिया गया है इसके अवेयरनेस के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उतना जानने की आवश्यकता नहीं है हमें। एक चीज़ और देख लिए, जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, जिनको पिंक मंथ, पिंक अक्टूबर के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के लिए कुछ डेटा है, आप यहाँ देख लीजिए, और उसके तहत BRCA1 और BRCA2 एक जीन्स है जिनके तहत जो कैंसर टिश्यूज होते हैं उसको रिपेयर इसके तहत किया जाता है। तो सीधे पूछा जा सकता है BRCA1 और BRCA2, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। अगला आर्टिकल हमारा है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। ये सीधे यही हमको याद रखना है कि R21 जो होता है क्या है, ये किससे संबंध है इसका, मलेरिया वैक्सीन है, ये आपको याद रखना है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ये डेवलप किया गया है। ये चीज़ इस तरह से पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। और WHO के द्वारा इसको अनुशंसा दे दिया गया है इसके यूज़ को लेकर, तो आपको ये याद रखना है। इसके पहले भी RTS-ASO0 को वैक्सीन को WHO द्वारा अनुशंसित किया गया था, जो और ये R121 मैट्रिक्स एम जो है ये दूसरी तरह के मलेरिया वैक्सीन है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद मलेरिया के लिए कुछ फैक्ट देख लीजिए कि संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है, ये भी आपको याद रखना है। सीधे प्रश्न इस तरह के बनते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी की 5 प्रजातियां हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारक बनती है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें जो 2 प्रजातियां हैं, जैसे पी फाल्सीफेरम और पी विवेक, सबसे अधिक खतरनाक यही दोनों होता है। इसके अलावा भी है जैसे पी मलेरिया, पी ओवेल और पी नोले। सीधे ये पूछा जा सकता है कि इस तरह से दे दिया जाएगा, और इसका संबंध किससे है, मलेरिया से है, पोलियो से है, और दूसरे तरह की चीज़ों से है। एक छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ देख लीजिए। जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, उनको सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता देने का आह्वान किया गया है किसके द्वारा, WHO के द्वारा। जो भी इसके मेंबर कंट्री है उनको सभी को बोला गया है कि आप इनको कंसीडर करें, ताकि इसको मौलिक मानवाधिकार के रूप में अपनाया जा सके और जो जीवन है उसको अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। एक पारो घोषणा पत्र है, इसको देख लीजिए। ये सीधे पूछा जा सकता है कि पारो घोषणा पत्र का संबंध किससे है। सितंबर 2022 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए पारो घोषणा पत्र को अपनाया गया था किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के द्वारा। ये याद रखिएगा। जो पारो घोषणा पत्र है इसका संबंध किससे है, मेंटल हेल्थ है उनसे संबंध है, जो WHO के पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देश है उसके द्वारा। पारो घोषणा पत्र में समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य नेटवर्क के लिए जो फाइनेंस है उसको बढ़ाने की बात की गई थी। जो मेडिसिन है उसके बाद पुनर्वास की निरंतर आपूर्ति का आह्वान किया गया था। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। अगला है रिसक के बारे में। क्या है ये रिसक? ये वर्ल्ड का पहला ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो मेल के लिए बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। आपको सीधे पूछा जा सकता है कि रिसक क्या है। इसमें 25 से 40 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया गया है, और इसमें विभिन्न देशों और विभिन्न राज्यों के लोगों को परीक्षण के लिए शामिल किया गया था। तो सीधे सा पूछा जा सकता है। और इसका जो परीक्षण किया गया है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। इस तरह की पहली चीज़ें ये है। इंडिया AI रिपोर्ट का पहला संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें इसके तहत ना एक ग्लोबल इंडिया AI समिट भी हुआ है, जो जुलाई में हुआ है आपका नई दिल्ली में भारत मंडपम में। तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे ये शिखर सम्मेलन हुआ है। और AI जो रिपोर्ट है इसका पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा।
इसके तहत बहुत सारी बातें को कही गई है जो प्री के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा वो देख लीजिए। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा बहुत सारी बातें कही गई है, जैसे $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज जब बनाएगा तो पूछा जा सकता है। इंडिया एआई कार्यक्रम है, इसके तहत जो विभिन्न पहलुओं को शामिल करने की बात की गई है, जिसमें कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, डेटा, एआई, वित्त पोषण, अनुसंधान, नवाचार, कौशल और डेटा प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमता को शामिल किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका उद्देश्य एआई आवश्यकताओं और रिसर्च के लिए आवश्यक कंप्यूटेशन शक्ति प्रदान करना है तथा इनोवेशन एवं संबंधित क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूलन वातावरण तैयार करना है। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईएनएस इम्फाल। ठीक है, ये तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। क्या है ये आईएनएस इम्फाल? प्रोजेक्ट 15 बी के तहत डेवलप किया जा रहा है, उसका विकास किया जा रहा है। क्या है प्रोजेक्ट 15 बी देख लीजिए। प्रोजेक्ट 15 बी P15B, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। इसमें 4 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक शामिल है, जैसे विशाखापत्तनम, मर्मुगाओ, इम्फाल और सूरत। तो ये आपको ये इम्फाल जो है तीसरा है इसका, तो आपको ये याद रखना है। इसके साथ साथ इसमें युद्ध पोत विध्वंसक ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइलों से भी ये इसको लेस किया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो युद्ध क्षेत्र में जो नौसेना है उसको काफ़ी मदद करेंगे। इसके साथ साथ ही एक चीज़ और याद रखिए, एक प्रोजेक्ट 75 है। क्या है ये प्रोजेक्ट 75? प्रोजेक्ट 75 के तहत ये भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है, जिसमें स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण किया जाएगा। तो इसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। और प्रोजेक्ट अगला है क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन का उत्पादन तकनीक। किनके द्वारा डेवलप किया गया है ये? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैंपरेट टीम द्वारा विकसित एक उच्च थ्रूपुट क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन का उत्पादन तकनीक को डेवलप किया गया है। देखिए, इस बार ना क्वांटम से रिलेटेड ना क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड का इशू चर्चा में रहा है और इससे प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे ये हरित हाइड्रोजन क्वांटम समर्थित है, क्वांटम कंप्यूटर की बात होती है वो उससे संबंधित है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। जो ये टेक्नोलॉजी है हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास डॉक्टर सोमनाथ गराई और प्रोफेसर एस श्री कृष्णा की ग्रीन कैपल रेड टीम के द्वारा किया गया है। तो बस ये सीधे पूछा जा सकता है किनके द्वारा डेवलप किया गया है, जो मेन लोग थे, ये भी आपको याद रखना है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की अधिकतम दर हरित हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न बिजली के साथ पानी के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो जल के अणु होते हैं जैसे H2O हो गए, को इसमें क्या किया जाता है, O2 और H2 में अलग किया जाता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। इसका उपयोग की बात करें तो हरित हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन में किया जा सकता है, उसको और आसान बनाया जा सकता है, जो एक अस्थायी गतिशीलता विकल्प प्रदान करती है, स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती है और जो हमारा कार्बन इमिशन है उसको कम करता है। उसके साथ साथ जो जीरो कार्बन इमिशंस की बात होती है 2070 तक, जो प्रधानमंत्री और भारत का गोल है उसको इस अचीव करने में इससे लाभ मिलेगा। उससे एक और याद रखिए, साइबर भौतिक प्रणालियों में प्रौद्योगिकी नवाचार पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बस यही याद रखना है कहाँ पे हुआ है ये। साइबर भौतिक प्रणालियों में जो टेक्नोलॉजी नवाचार है जिसको टिप्स भी कहा जाता है, पर तीसरी राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आईआईटी कानपुर में किया गया था। याद रखिए तीसरा है। टिप्स की दूसरी कार्यशाला जो है वो आईआईटी दिल्ली में किया गया था, जबकि पहला जो है वो आईआईटी मद्रास में। तो पहला आईआईटी मद्रास में, दूसरा आईआईटी दिल्ली में और तीसरा आईआईटी कानपुर में, ये आपको याद रखना है। कार्यशाला की मेजबानी आईआईटी कानपुर के साइबर सुरक्षा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब C3I हब, ये याद रखिएगा। C3I हब क्या है, सीधे पूछा जा सकता है कि C3I हब का संबंध किससे है, तो ये आपको याद रखना। भारत में अपनी तरह का यह पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। साइबर भौतिक प्रणाली क्या है, ये कंप्यूटर आधारित एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित या मॉनिटरिंग किया जाने वाला एक तंत्र है, बस यही याद रखना है। सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है। साइबर भौतिक प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसी तकनीकें शामिल की जाती है। एक चीज़ और देखिए आप, पिछली बार 5G के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि इसके तहत कौन कौन शामिल है, तो ठीक इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि साइबर भौतिकी के तहत क्या क्या शामिल होता है। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। अगला हमारा है मंगल ग्रह के आंतरिक भाग में पिघली हुई चट्टानों की एक परत की खोज की है। यह परत मंगल के तरल धातु कोर को ढकती है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। नासा का जो एक इनसाइट मिशन है वो मंगल के लिए है, और उसके बाद भारत का भी जो मार्स ऑर्बिटल मिशन है मंगल के लिए है, जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था और 2014 में ये इसको वहाँ पे पहुँचाया गया था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, वो भारत का पहला
मिशन था मंगल के लिए। इनसाइट लैंडर मिशन के बारे में कहा जाता है कि वो जब वहाँ पे पहुंचा मंगल पे, तो इस मिशन के दौरान इनसाइट लैंडर ने बहुत ही कम समय में सैकड़ों भूकंप का पता लगा था, जिससे वैज्ञानिक मंगल के कोर के प्रथम विस्तृत मानचित्र को कंपाइल कर पाए थे। और अभी हाल में भी मंगल पे जो जो बर्फ है उसमें जो दबे पानी है, तो उसका भी पता चल गया है। अभी जो हाल की रिपोर्ट है इनसाइट का जो मानचित्र आया था, तो उससे ये अब साबित हो गया है कि उसके बाद देखिए कि मंगल ग्रह की मेंटल परत पृथ्वी के मेंटल से भी अधिक लोह समृद्ध है। इसमें मंगल ग्रह के आंतरिक भाग में 3 परतें होती है, पृथ्वी की तरह ही क्रस्ट, मेंटल और कोर। और पृथ्वी में भी इसी तरह देखा जाता है। यहाँ स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि पहला स्टेटमेंट देगा, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा, तीसरा स्टेटमेंट दे देगा, और पृथ्वी और मंगल के बीच में कंपैरिजन करके दे देगा। तो आपको ये याद रखना है। इसमें कहा गया कि मंगल ग्रह की मेंटल परत पृथ्वी के मेंटल से भी अधिक लोह समृद्ध है। यही दे देगा ये सही है या गलत है, तो इसको याद रखना है। मंगल के पास एक पिघला हुआ बाहरी कोर है और आंशिक रूप से पिघला हुआ आवरण के साथ साथ एक ठोस आंतरिक कोर भी है। ठीक उसी तरह पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से लोहा और निकल पाया जाता है। इसको निफे भी हम बोलते हैं, जिसमें निकेल और फेरस होता है। ये आपको पता होगा। जो पृथ्वी के कोर एरिया का तापमान है 5,000 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक अधिक होता है। पृथ्वी के कोर को भी 2 भागों में होते हैं, आंतरिक कोर और बाहरी कोर। जो आंतरिक कोर होता है वो ठोस होता है, और जबकि बाहरी कोर को तरल होता है। तो इस तरह से तुलना करके आपको पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों। लगेगा फिजिकल ज्योग्राफी का है, लगेगा कहाँ से दे दिया है। इनसैट का लैंडिंग स्थल एलिसियम लेनिटिया निर्धारित किया गया था। थोड़ा ये भी आप याद रख लीजिए, इसका संबंध किससे है। लैंडिंग स्थल भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर में एक समतल मैदान है, जिससे मंगल ग्रह के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त बनाया गया था। इसके साथ साथ ही देख लिए जो चंद्रयान है, जो चंद्रयान का लैंडिंग हुआ था, ठीक है, उसका भी नामकरण किया गया है, जो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, इस तरह से। तो वो भी आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 को जहाँ पे लैंड किया गया था उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा गया है, आपको पता होगा। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना था। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बना है। ये आपको याद रखना होगा। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान 6 पहियों वाला और सौर ऊर्जा से चलने वाला रोवर है। लैंडर का नाम विक्रम है। संस्कृत में विक्रम का मतलब क्या होता है? बहादुर। उसके बाद देखिए चंद्रयान अगर 2 की बात करें, तो चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। और जिस जगह पे वो उतरा था उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 का जो लैंडर और रोवर चंद्रमा पर, और वहाँ पे क्या हुआ था, तकनीकी गरीब की वजह से वह लैंडिंग से करीब 2.1 किलोमीटर दूरी भटक गया था। तो उसके बाद ही ये चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट बना और वो सक्सेसफुल हुआ। तो चंद्रयान 1 को 2008 में चंद्रमा के सेकल्टन क्रेटर के पास उतारा गया था। उसका पॉइंट का नाम क्या था? जवाहर पॉइंट। ये तो इस तरह से तीनों आपको याद रखना है।